नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का सेशन हमारा रहने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, सेशन को एक बार से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सेशन जो है किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। चाहे आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC, SI, PGT या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पृथ्वी में आयरन की मात्रा कितनी है? पृथ्वी में आयरन की कुल मात्रा कितनी है? पृथ्वी में आयरन की कुल मात्रा कितनी है? दैट इज़ द ऑप्शन बी, 34.6%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 35% भाग आयरन होता है। इसमें ऑक्सीजन कितना होता है? 30%, सिलिकॉन 15% और मैग्नीशियम 13%। और यह अलग अलग परतों से बना है। क्रस्ट जो कि सबसे ऊपरी परत होती है, मेंटल जो कि बीच वाली परत होती है और कोर जो कि आंतरिक परत होती है। नेक्स्ट वन, दूसरा सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड में दोस्तों झीलें अधिक होने के कारण इसे झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ लगभग कितनी झीलें हैं? 1,87,000 से भी अधिक झीलें हैं और यहाँ की सबसे बड़ी झील का नाम साइमा झील है। फिनलैंड नॉर्डिक देशों का हिस्सा है। दोस्तों, नॉर्डिक देशों की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, आइए देख लेते हैं। नॉर्डिक देशों में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फॉरे आइसलैंड, डेनमार्क, ये सभी नॉर्डिक देशों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व के 7 आश्चर्यों की प्राचीन सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के 7 आश्चर्यों की प्राचीन सूची में शामिल नहीं है? फटाफट आंसर करते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर 25+ MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन की महान दीवार विश्व के 7 आश्चर्यों की प्राचीन सूची में शामिल नहीं है। प्राचीन सूची की विश्व धरोहर में विश्व के 7 अजूबों में कौन कौन शामिल है? गीज़ा की पिरामिड, बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन, ओलंपिक में जीसस की मूर्ति, एफिसुस में आर्टेमिस का मंदिर, हेलिकार्नासस में समाधि, रोड्स का बादशाह, अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ। चीन की दीवार की बात कर लेते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। इसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर और यह मिट्टी, ईंटों और पत्थरों से बनी किले नुमा दीवार है। दोस्तों, इसे चीन की कई शासकों और राजाओं ने मिलकर बनाया था। किस लिए बनाया था? हुनों के आक्रमण से बचने के लिए बनाया था। क्लियर? नेक्स्ट वन, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देशांतर की किन्हीं 2 रेखाओं के बीच समय का अंतर 11 मिनट का होता है। दूसरा कथन, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मेरिडियन रेखा के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। केवल 2 कथन यहाँ पर सही है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यदि आपसे पूछ ले दोस्तों, क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। विषुवत रेखा पर
सर्वाधिक 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर, जबकि ध्रुव पर ये रेखाएं आपस में सट जाती है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 डिग्री देशांतर रेखा के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। और यहीं 15 डिग्री देशांतर की बात कर लेते हैं तो अंतर 1 घंटा का आता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? चीज़ें समझ में आ रही है ना? चलिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेडियन के नाम से जाना जाता है। लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, ये रेखा यहीं से गुजरती है, इसलिए इस रेखा को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, हमारा अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रियो नीग्रो नदी विश्व की सबसे ब्लैक वाटर नदी है। रियो की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? गुयेनिया के नाम से जाना जाता है। और यह अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? हाईलैंड ऑफ कोलंबिया से निकलती है और यह कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील देशों से होकर बहती है। चित्र में आइए इसे देख लेते हैं। अमेजन नदी यदि आपसे पूछ ले कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में गिरती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? नीग्रो है। ठीक है, और अमेजन नदी का विस्तार सबसे ज़्यादा किस देश में है? ब्राज़ील में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 6 सवाल क्या कहता है? सुपरनोवा किस प्रकार के तारे बनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। सुपरनोवा किस प्रकार के तारे बनाते हैं? सही आंसर हो जाएगा सुपरनोवा बड़े द्रव्यमान के तारे बनाते हैं। क्लियर? जब एक तारा अपना जीवन चक्र समाप्त करके अपने जीवन काल के अंतिम चरण में होता है तो एक भयंकर विस्फोट के साथ क्या होता है? समाप्त हो जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है? सुपरनोवा कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? तारे की चमक बढ़ जाती है और इससे निकलने वाला प्रकाश और विकिरण जो है इतना ज़ोरदार होता है कि कुछ समय के लिए आकाश गंगा को भी क्या कर देता है? धुंधला कर देता है। चीज़ें समझ में आ रही है ना? सारी बातें क्लियर हो रही है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7वां सवाल क्या कहता है दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिएगा। ठीक है, किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है? दैट इज द आंसर इज मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग को सरीसृपों का युग यहाँ पर कहा जाता है। मेसोजोइक युग यदि आपसे पूछ ले इसका प्रारंभ कब होता है? 251 मिलियन वर्ष पूर्व होता है, पहले होता है। मेसोजोइक को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक। क्लियर? जीवित रहने वाले सरीसृप और उभयचर और कई अन्य प्रजातियां जैसे डायनासोर की बात कर लेते हैं तो इसी युग में आते हैं। ठीक है, इसलिए इसे सरीसृपों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट वन, हमारा अगला सवाल, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है? मोस्ट रिपीटेड सवाल है दोस्तों, ये सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों को हम सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार के मिलते हैं आपको? 3 प्रकार के मिलते हैं। प्राथमिक तरंगे जो कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, इसका वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजर सकती है, यानी ठोस, द्रव और गैस किसी भी माध्यम से ये गुजर सकती है। माध्यमिक तरंगे की बात कर लेते हैं तो ये कैसी तरंगे होते हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती है। वेग कितना होता है? 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका वेग होता है और यह केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। क्लियर? और सतही तरंगे तीसरी तरंगे होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इन तरंगों की खोज किसने की थी? सतही तरंगों की खोज यदि आपसे पूछ ले किसने की थी? HD लोब ने की थी और ये तरंगे जो है धरातल तक ही सीमित रहती है। चीज़ें क्लियर हो रही है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट वन,
सिएरा नेवेदा पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिएरा नेवेदा पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? फटाफट आंसर को करते चलिए, ठीक है। यहाँ पर 25 प्लस MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। सिएरा नेवेदा पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट व्हिटनी सिएरा नेवेदा पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी है। सिएरा नेवेदा की बात कर लेते हैं तो यह पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है और माउंट व्हिटनी सिएरा नेवेदा की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। यहाँ कई रेड इंडियन जनजातियों के लिए एक निवास स्थान भी पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? आंसर इज द ऑप्शन डी, माउंट इरेबस। माउंट इरेबस की यहाँ बात कर लेते हैं तो यह माउंट सिडनी के बाद अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और यह महाद्वीप का छठा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर। और यह कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? 3794 मीटर की ऊंचाई पर। फीट में यदि बात कर लेते हैं तो 12448 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? रॉस द्वीप पर स्थित है। यदि आपसे पूछ ले कि रॉस द्वीप पर किसका दावा है? न्यूजीलैंड द्वारा इस पर दावा किया गया है। क्लियर। यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। आप देख सकते हैं चित्र, रॉस द्वीप का चित्र है और इस पर जो ज्वालामुखी है माउंट इरेबस। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समताप मंडल के बारे में सही नहीं है? पहला कथन है यह पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। क्लियर। बी, यह परत बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है, ये भी कथन आपका सही है। क्लियर। सी की बात कर लेते हैं। लिखता है कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान धीरे धीरे -100 डिग्री तक गिर जाता है, ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों। डी क्या कहता है? ये पृथ्वी के वायुमंडल की परत है जो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर स्थित है, ये भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। समताप मंडल की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये पृथ्वी के वायुमंडल की परत है जो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है यदि आपसे पूछ ले? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह फैला हुआ है और यह परत बादलों और मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त पाया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि यह हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए काफ़ी आदर्श स्थिति में होता है। क्लियर। इस परत के माध्यम से तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर में गर्म महासागरीय धारा है? क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा अटलांटिक महासागर में गर्म महासागरीय धाराएं हैं? दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है, आपका ब्राज़ील की धारा गर्म धारा है और फ्लोरिडा की धारा गर्म धारा है। ठंडी धारा कौन कौन है? कनारी धारा ठंडी है और फाकलैंड धारा ठंडी है। तो गर्म जल धाराएं कौन कौन है? गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील की धारा और फ्लोरिडा की धारा, यानी 1, 3 और 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 3, 5। देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की धाराओं को। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन है? दक्षिण विषुवतीय धारा कैसी धारा है? गर्म धारा। ब्राज़ील की धारा गर्म। फाकलैंड की धारा ठंडी। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ठंडी। बेंगुला की धारा ठंडी। क्लियर। यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्वे की धारा उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म धारा है। फ्लोरिडा की धारा, एंटिलीज की धारा गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म। लेब्राडोर की धारा ये कैसी धारा है? ठंडी जल धारा है। क्लियर। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नॉर्वे की धारा, इरविंजर की धारा कैसी धारा है? रेनल की धारा गर्म धारा है। कनारी धारा जो कि ठंडी जल धारा है। ठीक है, इसे हम चित्र से भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों आपको चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं को देखते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो धारा है पश्चिम की ओर जो बह रही है, ठीक है, दक्षिण विषुवतीय धारा है। ठीक है, जब ये आगे की ओर बढ़ती है दोस्तों ब्राज़ील से सटते हुए, तब इसे ही ब्राज़ील की धारा कहा जाता है। कैसी धारा है? गर्म जल धारा है। ठीक है, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा फाकलैंड धारा जो कि ठंडी जल धारा है। और यहाँ पर इसका जो है जब गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा टकराती है तो यह इसकी धारा कमज़ोर पड़ जाती है और इसे क्या कहा जाता है? साउथ अटलांटिक प्रवाह के नाम से इसे जाना जाता है। जब यही धारा आगे की ओर बढ़ती है बेंगुला, तो इसे बेंगुला की धारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वेंगुला द्वीप। ठीक है, तो वेंगुला द्वीप के सहारे जो चलती है धारा, इसलिए इसे वेंगुला धारा के नाम से जाना जाता है। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए अब देखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं को। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर उत्तरी विषुवतीय धारा। ठीक है, ये पश्चिम की ओर मुड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कैरिबियन द्वीप। ठीक है, और जब यह कैरिबियन द्वीप से गुजरती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, और दो धाराओं का निर्माण यहाँ पर करती है। कौन कौन सी धारा है वो? फ्लोरिडा की धारा और दूसरा एंटीलीज की धारा। ठीक है, जब यह कैरिबियन द्वीप को पार कर जाती है दोस्तों तो यह फिर से दोनों धाराएं मिल जाती है और एक धारा बनाती है जिसे गल्फ स्ट्रीम की धारा कहा जाता है। कौन सी धारा कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम की धारा कहा जाता है। दोस्तों यहीं पर आपको देखने को मिलता है ग्रीनलैंड धारा, चूँकि ये ग्रीनलैंड से निकलती है जो कि ठंडी जल धारा होती है। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि जहाँ गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा मिलती है वहाँ पर मछली पालन ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा जहाँ मिलती है वहाँ मछली को खाने का चारा जू प्लैंकटन जो है उसका निर्माण काफ़ी मात्रा में होता है। इसीलिए यह स्थान जो है मछली पालन के लिए काफ़ी सुखद स्थिति में होता है। ठीक है, तो गर्म जल धारा और लेब्राडोर धारा ठंडी जल धारा। ठीक है, जब यह धारा आगे की ओर बढ़ती है तो दोस्तों यहीं पर आपको देखने को मिलती है ग्रीनलैंड धारा। ठीक है, एक ऐसी धारा है ठंडी जल धारा है। और यही जब आगे बढ़ती है गल्फ स्ट्रीम धारा तो एक नॉर्वे की धारा बन जाती है और एक यहाँ कनारी की धारा बन जाती है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है महान झीलों के दक्षिण में क्या? महान झीलों के दक्षिण में रहने वाली जनजातियों को क्या कहा जाता है? महान झीलों के दक्षिण में रहने वाली जनजातियों को क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, फॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉक्स कहा जाता है। महान झीलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ताज़े पानी की झीलों का क्या है? समूह है। इसमें कौन कौन सी झीलें आती है? सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ओंटारियो और ह्यूरन झील है। दोस्तों आपको याद रखना होगा ह्यूरन झील जो है सबसे बीच में स्थित है और सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। क्लियर? मिशिगन झील का विस्तार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्णतः आपको देखने को मिलेगा और चार जो झीलें हैं यानी सुपीरियर, एरी, ओंटारियो और ह्यूरन, ये दो देशों की सीमा पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में संयुक्त रूप से आपको देखने को मिलेगा। फॉक्स कौन है? फॉक्स अमेरिका में ग्रेट लेक्स यानी महान झील के दक्षिण में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। क्लियर? यहाँ पे महान झीलों को हम चित्र द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा लेक ओंटारियो जो कि सबसे पूरब में स्थित है, उसके बाद लेक एरी। क्लियर? और सबसे बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा लेक ह्यूरन। ठीक है, इसके जस्ट बाईं ओर आपको देखने को मिलता है दोस्तों मिशिगन झील जो कि पूरी तरह यूएसए में स्थित है। क्लियर? और आपको इसी के बाईं ओर आपको देखने को मिल रहा होगा लेक सुपीरियर जो कि विश्व की ताज़े पानी की झील है। ठीक है, विश्व के ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर? अगला सवाल नेक्स्ट वन क्या कहता है? भारत में नीली क्रांति कब शुरू हुई थी?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट आंसर करते चलेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नीली क्रांति की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नीली क्रांति को क्रांति मिशन भी कहा जाता है। इसे कब शुरू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। और नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मत्स्य पालन का विकास, प्रबंधन और प्रचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट वन, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास में स्थापित किया गया था। सीमेंट शब्द का अर्थ पोर्टलैंड सीमेंट है, जिसे भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में क्रांति ला दी है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि एक भवन निर्माण में सीमेंट का कितना योगदान होता है। भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कहाँ पर शुरू हुई थी? मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट वन, 16 सवाल, प्रकाश वर्ष क्या मापता है? प्रकाश वर्ष क्या मापता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष यदि आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्लियर? इसका दूरी कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्लियर? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है, और एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हर्शल ने की थी। अरुण या यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। ठीक है, और व्यास के आधार पर सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर? हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? गैस दानव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतर गैस है, और इसका आकार जो है काफ़ी विशाल होता है। 4 ग्रह कौन कौन हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इसकी खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। कब की थी? 1781 में की थी। नेक्स्ट सवाल, एक ही समय में क्या? एक ही समय में भूकंप का अनुभव करने वाले स्थानों को जोड़ने वाले मानचित्र पर खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमोसिस्मल लाइंस कहा जाता है। एक ही समय में भूकंप का अनुभव करने वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहा जाता है? होमोसिस्मल रेखाएं कहा जाता है, समरूप रेखाएं कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है? दोस्तों ये सवाल जो है परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात कर लेते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यह अधिकांशतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं इधर ब्रह्मपुत्र और इधर से गंगा आती है, और यह डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिरोको के बारे में सही है? यह गर्म और शुष्क हवा है, बी यह गर्म और नम हवा है, सी यह ठंडी और नम हवा है, डी एक सर्दियों की हवा है जो प्रशांत महासागर में चलती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह एक गर्म और कैसी हवा है? शुष्क हवा है। क्लियर? यह सहारा मरुस्थल में कहाँ पर चलती है? भूमध्य सागर की ओर चलती है, और कैसी हवा है? गर्म हवा है। ठीक है, सहारा मरुस्थल में दोस्तों इटली में प्रवाहित होने वाली सिरोको कहाँ प्रवाहित होती है? सिरोको इटली में प्रवाहित होती है, और बालू के कणों से भरपूर होती है, और सागर से नमी धारण करने के बाद इटली में वर्षा करती है। ठीक है, और इन बालू के कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल हो जाती है, और इसीलिए इटली में से रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसे लीबिया में गिबली, मिस्र में खमसिन और स्पेन में
लेवेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल, उस देश का आधुनिक नाम क्या है जिसका पुराना नाम अबिसिनिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इथोपिया। इथोपिया का पुराना नाम क्या था? अबिसिनिया, ठीक है। और ये इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। दोस्तों एक सवाल पूछता है परीक्षा में, बार बार पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। क्लियर? इथोपिया को दोस्तों पहले अबिसिनिया के नाम से जाना जाता था। इथोपिया अफ्रीका के सिंह में बता चुका हूँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे कहा जाता है, स्थूल रुद्ध देश है। क्लियर? और यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा है। इथोपिया सूडान से दक्षिण पूर्व में, इरिट्रिया से दक्षिण में, जिबूती और सोमालिया से पश्चिम में, और केनिया के उत्तर में, और दक्षिण सूडान के कहाँ स्थित है? पूर्व में स्थित है। और यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल रुद्ध देश है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, माउंट एलब्रूज निम्नांकित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एलब्रूज की बात कर लेते हैं तो यह सुप्त ज्वालामुखी है और यह काकेशस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 5642 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एलब्रूज रूस के काराचाए चरक्सिया क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों 23 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा सहारा की शुष्कता में योगदान करती है? निम्नलिखित में कौन सी धारा सहारा की शुष्कता में योगदान करती है? दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनारी धारा। दोस्तों आपको सभी को बता चुका हूँ कि कनारी धारा जो है ठंडी जलधारा है। और दोस्तों कोई भी ठंडी जलधारा जहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है, जहाँ से होकर गुजरती है उस स्थान पर सटने वाले स्थान को क्या कर देती है? रेगिस्तान बना देती है, क्योंकि ठंडी जलधारा जो है वर्षा कराने में नाकाम रहती है। ठीक है, धाराओं का तटीय क्षेत्रों की जलवायु का आप सभी जानते होंगे, बता भी चुका हूँ कि महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ठंडी जलधारा जो है वर्षा नहीं करा पाती है और इससे सटे हुए देश जो है या स्थान जो है क्या होता है? यहाँ पर रेगिस्तान बन जाता है, जिसे अफ्रीका के पश्चिम तट के साथ बहते हुए कनारी धारा जो है सहारा की शुष्कता में योगदान करता है। नेक्स्ट वन हमारा 24 सवाल है, अमेरिका और ग्रीनलैंड के टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्किमो इज़ द करेक्ट आंसर। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछ ले क्या होता है? एस्किमो का अर्थ होता है दोस्तों कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से रिलेटेड है? मंगोल जनजाति से रिलेटेड है। एस्किमो आर्कटिक क्षेत्र के अलावा कहाँ रहती है? ग्रीनलैंड, कनाडा, पूर्वी रूस। ठीक है, और इनके घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, जो कि बर्फ का घर होता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेलवे कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। रूस में ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे है। यह देश के पश्चिम भाग में मॉस्को को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी की है? 9000 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहता हूँ जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है, और डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। दोस्तों कभी कभी जो है वीडियो बनाने में उसे रिकॉर्डिंग करने में लेट हो जाती है, तो 8 बजे अगर वीडियो नहीं आएगी तो आप हो सकता है कि 8:30 बजे इसे देख सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।